अभी चीन के इतिहास में एक बड़ी घटना घटित हुई है। 23 दिसंबर 2021 की रात को हांगकांग विश्वविद्यालय के परिसर में बनी पिलर ऑफ सेम की मूर्ति को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको कोई देख ना ले, पूरी रात अभियान चला और पास पीले कलर के 3 सेट लगा दिए गए और बड़े बड़े ऊंचाई वाले, और जो जितना भी आईटी सेल था या नेट थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। और उस मूर्ति को जो 8 फीट ऊंची थी, तांबे की बनी थी, तांबे और कांसे की, उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके कहीं ले गए। ये बड़ी घटना से पूरा विश्व हिल गया, पूरे विश्व में तहलका मच गया। जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, रोम, फ्रांस, भारत, हर जगह इसकी चर्चा होने लगी और अखबारों में ये सुर्खियों में जाना जाने लगा। पूरे इतिहास की हेडलाइंस, मतलब जो अखबार है, न्यूज़पेपर, उसको हेडलाइन बना के न्यूज़पेपरों ने छापा। आखिर पिलर ऑफ सेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? उसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों उसको तोड़ा गया चीनी सरकार के द्वारा? वहां के जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनके द्वारा आदेशित क्यों तोड़ा गया उसको, और आखिर क्या था उसमें? इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पिलर ऑफ सेम जो है, ये इसका हिंदी अगर अनुवाद करें हम तो इसका मतलब होता है शर्म का स्तंभ। पिलर ऑफ सेम, शर्म का स्तंभ। इसके पीछे की कहानी में थोड़ा अगर हम जाएंगे तो समझेंगे कि देखिए, ये पिलर ऑफ सेम, पहले पिलर ऑफ सेम को समझते हैं। पिलर ऑफ सेम 1997 में बना था। पिलर ऑफ सेम जो है वो कांसे और तांबे का बना हुआ है। किसका? कांसे और तांबे का। ये जो पिलर ऑफ सेम है, ये 50 लाशों की फटी प्रतिमा है। जैसे एक लाश है, दूसरी लाश, लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश, इस तरह से 50 लाशें वहां पर रखी गई और उनकी एक प्रतिमा बनाई गई है, और जिसमें उनके चेहरे फटे हुए हैं, खून का रंग लाल है, तो वो प्रतिमा लाल बनी, लाल रंग की है। उस पर फटे हुए चेहरों के निशान बने हुए पूरी प्रतिमा है। अगर आपको फोटो कहीं दिखे, नेट पे भी डाल के देखना, तो वो फोटो आपको क्लियर दिखेगा, या हमारे थंबनेल पे ही लगा होगा। और ये जो प्रतिमा थी, ये 2 टन भारी थी। 2 टन भारी प्रतिमा थी और 26 फुट ऊंची थी, यानी कि 8 मीटर करीब ऊंची। इसका जो शिल्पकार थे वो थे डेनिश शिल्पकार। उनका नाम था येंस गालसियोट। येंस गालसियोट, ठीक है। और ये जो प्रतिमा है, ये चीनी जुल्म और हांगकांग की स्वतंत्रता की प्रतीक थी। चीनी जुल्मों की और हांगकांग स्वतंत्रता की प्रतीक थी। और इसके पीछे थोड़ा और जाएंगे। देखिए, पहले हम चीन को समझते हैं कि चीन आखिर यहां तक कैसे पहुंचा। तो चलिए पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं इसका। देखिए, आपको मालूम है कि अंग्रेज पूरे विश्व पर राज कर रहे थे, और 1882 से लेकर 1942 तक, 1842 से लेकर 1942 तक ये चीन ब्रिटेन के कब्जे में रहा, है ना। और 1942 से 1945 तक जो हांगकांग था, हांगकांग पर जापान का अधिकार रहता है, ठीक है। हांगकांग पर जापान का अधिकार रहता है। लेकिन 45 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार जाता है, तो वो वहां से अपनी सेना हांगकांग से हटा लेता है। या ये कहें कि जो चीन है या ब्रिटेन है उसको हरा देता है, तो वहां से वो सेना हार जाती है और उन सैनिकों को हराकर वहां से बाहर करने का प्रयास होता है। 1947 में चीन को एक अध्यादेश के तहत एक आजादी तो मिल जाती है, लेकिन पूरी तरह वो आजाद नहीं होता। और 1947 में वहां गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध कैसे? वहां पर 1947 में जब गृह युद्ध छिड़ता है तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा होती है, जो कि आपके जर्मनी में आपको देखने को मिलेगी हिटलर के द्वारा, जापान में मिलेगी आपको, है ना, और इटली में मिलती है। तो वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं, और दूसरा एक समाजवादी गुट भी वहां पर चल रहा होता है ना। तो राष्ट्रवादियों और समाजवादियों के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है 1947 में, और जिसमें ये लगभग चलता रहता है, 1-2 साल चलता है।
तो वहां पर एक बड़े लीडर होते हैं, कम्युनिस्टी नेता, जिन्हें माओ तुंग के नाम से जानते हैं। माओ तुंग जो है 1 अक्टूबर 1949 को चीन की आजादी का ऐलान कर देते हैं और चीन आजाद हो जाता है 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, होता क्या है यहां पर समझते हैं। ये आपका चीन है, ठीक है, ये चीन का मैप है आपका। यहां पर है बीजिंग, कौन है, बीजिंग, और ये है आपका तिब्बत, और ये अक्साई चीन है हमारे इंडिया का, और ये है आपका हांगकांग। ठीक है, अब यहां पर दो सरकारें चल रही होती, मतलब इसमें जो सरकार, मेन सरकार चल रही होती है कुछ दिनों के लिए अल्पमत में, तो जो मूल नागरिक यहाँ के होते हैं, जो होते हैं आपके जिनका नाम है, समाजवादी सरकार चला रहे होते हैं, जिनका नाम होता है चियांग कई शेक। चियांग कई शेक, चियांग कई शेक, यहां पर चीनी सरकार होती है। चियांग कई शेक पर हमला कर देते हैं ये जब गृह युद्ध में, कौन, माओ से तुंग। माओ से तुंग इनको हटाने का प्रयास करते हैं और ये हार जाते हैं, और हार करके जब गृह युद्ध में हार जाते हैं तो ये चले जाते हैं ताइवान। कौन, चिपांग कई शेख। चिपांग कई शेख जो चीनी सरकार थी वो यहां पर मूव कर जाती है, और यहां पर माओ से तुंग का एक राष्ट्रवादी विचारधारा इस चीन के अंदर स्थापित हो जाती है। इसके बाद यहां तक वो शांत नहीं बैठते। 1949 में ये काम कर लेते हैं, 1 अक्टूबर 1949 को ये चीन की आजादी का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद भी ये चुप नहीं बैठते। यहां पर होता है आपका तिब्बत। तिब्बत में 1949 के बाद यहां पर तिब्बत में ये हमला बोलते हैं 1950 में तिब्बत के ऊपर। यहां पर जो लीडर होते हैं वो होते हैं आपके दलाई लामा। दलाई लामा, अब क्या होता है कि 1951 में एक संधि पर हस्ताक्षर, इन पर दबाव बनाया जाता है दलाई लामा पर। दलाई लामा उस दबाव में आकर के पूरी तरह से इस संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे ये तिब्बत वाला जो आपका ये तिब्बत है ये भी चीन के हिस्से में चला जाता है। जबकि ये जो तिब्बत है ये 1912 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है और स्वतंत्र राज्य एक स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन 1949 में आकर के 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर हमला हो जाता है, और इसकी जो विस्तारवादी नीति थी या जो आपका कम्युनिस्टी नेता था माओ से तुंग, ये इसको कैप्चर कर लेता है। बताया जाता है कि हमारे भारत और चीन के बीच जो 1962 का युद्ध होता है, क्योंकि अभी जिसकी जो विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा है, ये कैसे भी ना कैसे करके पूरे भूखंडों पर एक पूरा अखंड करने की कोशिश तो करते ही है ना राष्ट्रवादी लोग। तो अभी इसकी भूख शांत नहीं होती, तो वो भारत से भी युद्ध कर लेता है। और 1962 के युद्ध में ये अक्साई चीन जो हमारे इंडिया का था उसको भी कब्जा कर लेता है 1962 के युद्ध में। तो इस तरह ये चीन कहीं शांत नहीं बैठता। अभी यहां पर क्या है कि यहां पर जो हांगकांग था आपका, हांगकांग, उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं ये चीन जो हमको भी कैप्चर करेगा। जबकि हांगकांग 1945 में यहां से जब जापान की सेना चली जाती है तो हांगकांग भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। लेकिन चीन इसको 1900, यहां पर होता क्या है कि 1997 में ब्रिटेन से इसको ले लेता है वापस। ब्रिटेन से इसको वापस ले लेता है। अभी यहां पर समझते हैं, इधर आते हैं थोड़ा सा। तो ये बात हुई। यहां पर क्या होता है कि 4 जून 1989 को, 4 जून 1989 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर, बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर, ये आपका बीजिंग है यहां पर, है ना। बीजिंग के यहां पर एक चौराहा है जिसको तियानमेन बोलते हैं, तियानमेन चौराहा या तियानमेन स्क्वायर। तो इस चौराहे पर वो कुछ लोग जो हांगकांग के लोग थे या चीन के जो लोग थे, चूंकि चीन के लोग यहां पर भी तो जा चुके हैं ना, आपके ताइवान में पहुंच चुके हैं। जो चीनी मूल के जो लोग थे वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लोकतंत्र बहाली की बात कर रहे होते हैं। उधर आपकी राष्ट्रवादी जो माओ से तुंग की पार्टी थी वो काबिज हो चुकी थी। और ये यहाँ पर 1989 में जो आपके कम्युनिस्टी सत्ता दल थे उनके विरोध में ये लोकतंत्र की मांग करते हैं बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर।
तो लोकतंत्र प्रदर्शनकारियों पर जो चीनी सेना होती है वो उनको टैंक से उड़ाने का काम करती है, उनको टैंक से उड़ा देती है, उनको भून देती है गोलीबारी से। वहां पर 3200 लोगों की करीब करीब हत्याएं होती है। और उसी में क्या होता है कि ये 50 लोग मर जाते हैं और उन 50 लोगों को लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश इस तरह रख करके एक चिन्ह दिया जाता है वहां पर। तो इतनी बड़ी भीभत्स जो हत्या की जाती है चीनी सरकार के द्वारा। और यहां पर क्या होता है, कम्युनिस्ट की जो सत्ता होती है और मजबूत हो जाती है अपने इस कार्यकाल के दौरान, ये और मजबूत स्थिति में आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन का हस्तक्षेप होता है इसमें। ब्रिटेन का हस्तक्षेप होता है 1997 में। 1997 में दो घटनाएं यहां पर होती हैं कि एक तो ये है कि शर्म के स्तंभ का निर्माण होता है आपका ये जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है उस विद्यालय के परिसर के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो निर्माण करते हैं। और एक दूसरा जो होता है वो एक देश एक व्यवस्था के तहत, एक देश एक व्यवस्था के तहत हांगकांग चीन के पास चला जाता है। हांगकांग का कहाँ चला जाता है? चीन के पास। यानी कि ब्रिटेन उसको छोड़ देता है, ब्रिटेन उसको एक कह देता है कि ये जो है हांगकांग इसको चीन ले ले, और उसके एवज में कुछ मूल्य राशि दी जाती है। अब हांगकांग द्वारा क्या होता है कि हांगकांग द्वारा ये 2014 में एक अम्ब्रेला मूवमेंट चला जाता है नागरिकों के अधिकारों के प्रति, नागरिकों की सुरक्षा के प्रति। और इसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं चीनी जो सेना है, चीनी की जो सरकार है, सत्तावादी जो दल है, वो शी जिनपिंग नाम है उनका, जो राष्ट्रपति हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये नागरिक फिर दोबारा से सर उठाएंगे। तो वो क्या करते हैं, 3 जून, चीन जो है 3 जून 2020 को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेकर के आती है। नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 3 जून 2020 को। तो वो पूरे के पूरे इस चीन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारा कोई भी जो इलाका है वो कमजोर ना पड़ने पाए। और हम वहां पर, जैसे हमारे भारत में नहीं देखा आपने, भारत में लग रहा था कि जहाँ पीओके है और हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर आए दिन ये घटनाएं होती हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसको केंद्र शासित प्रदेश बना करके वहां पर सीधा सीधा केंद्र की एंट्री दी। उससे पहले 370 धारा लगी हुई थी। तो 370 में क्या थे कि वहां पर जो क्षेत्र था उसमें केवल हमारे इंडिया के पास रक्षा और विदेशी मामले यही तो थे, जबकि वहां पर 370 धारा लगी हुई थी। तो लोकल जो सरकार थी वो पूरी तरह स्वतंत्र थी। तो हमने क्या किया था, उसी को इसी तरह कानून ला करके और 370 धारा खत्म करके वहां पे अपना पूरा नियंत्रण वहां पे स्थापित कर लिया था। ऐसा ही सेम यहाँ पे इस राष्ट्रवादी सरकार ने किया और हांगकांग को पूरी तरह कैप्चर कर लिया इस नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2020 के तहत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादियों के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन जहां नागरिकों के अधिकार की बात आती है तो वहां पर ये चीजें थोड़ा गलत हो जाती हैं। तो ये हो गया। तो इसी का विरोध चल रहा है, इसी का जो घटना है यहां पर इन चीनी सरकार ने हाई कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया और आदेश दे करके उस जो हमारी यूनिवर्सिटी थी जो हांगकांग विश्वविद्यालय, उसके कुलपति द्वारा वो कांसे की मूर्ति जो थी, जो 8 फीट ऊंची थी, है ना, 8 मीटर, और पिलर ऑफ सेम को तहस नहस कर दिया। ये पिलर ऑफ सेम जो कि चीनी जुल्म, यहाँ पर नवासी में जो बीजिंग के तियांगमेन स्क्वायर पर होता है और हांगकांग की स्वतंत्रता का प्रतीक था, उसको पूरी तरह से ढहा दिया। और अब हांगकांग पूरी तरह से चीन के रूल में आ गया है। हांगकांग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ हांगकांग जो है एक ऐसा शहर है, ऐसा सिटी है कि वहाँ पर पूरा, आप जापान से निवेश हो या चाहे ब्रिटेन से निवेश हो, फ्रांस से निवेश हो, वहाँ पर इतना सारा निवेश और एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर पूरे विश्व का जितना भी बंदरगाह है वहाँ पे, वहीं पे हांगकांग में, तो वहाँ से पूरा सिस्टम चलता है और एक औद्योगिक नगर बन गया है पूरी तरह से। तो इस वजह से वहाँ पर हांगकांग पर सबकी नज़र रहती है। तो हम समझें कि क्या ऐसे और भी स्तंभ हैं, जैसे चीन में
नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई जारी है। क्या और भी कहीं पर ऐसे पिलर ऑफ सेम या पिलर ऑफ कहें कि कोई स्तंभ बनाए गए हैं? तो हाँ, इन पूरे विश्व में कम से कम 4-5 स्तंभ ऐसे हैं जो बनाए गए हैं। उनके नाम एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए, इटली में भी एक ऐसा स्तंभ बना हुआ है जो कि आपका 1996 में बना था। कब बना था? 1996 में। और उसका नाम है ऑस्टिएंस एयर टर्मिनल। ऑस्टिएंस एयर टर्मिनल, है ना। और ये जो इटली में बना है, ये विश्व के जितने भी संसाधन हैं, उनके असमान वितरण के कारण पूरे विश्व भर में भूख से मरे हुए लोगों के प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया गया था इटली के अंदर। दूसरा स्तंभ है आपका मैक्सिको में बना है। मैक्सिको में बना था ये 1999 में। कब बना था? 1999 में। और इसको हम बोलते हैं नागरिक समाज के नरसंहार का प्रतीक मानते हैं इसे। नागरिक समाज के नरसंहार का प्रतीक। अगला है जो अगर एक और प्रतीक है जो कि आपके ब्राजील में बना है, और ये बना था 1996 में। और इसका नाम अगर हम पढ़ें तो एल्डोरेडो डॉस कारजास। एल्डोरेडो डॉस कारजास इसका नाम है। और ये भी यहाँ पर भी बहुत सारा नरसंहार हुआ था, जो कि ब्राजील की बात है। एक और है जर्मनी में सेरेब्रेनिका नरसंहार, जो कि 1995 में बना था। सेरेब्रेनिका नरसंहार, ठीक है। और यहाँ पर जो सेरेब्रेनिका नरसंहार है, यहाँ पर क्या हुआ था, ये बहुत मजे की बात है कि ब्रेडनबर्ग गेट के सामने वहाँ पर 16,000 जूतों का ढेर लगा दिया गया था, और उसका एक प्रतीक बना दिया गया था। 16,000 जूते, जैसे 2-2 जोड़ी जूते सब लोग लेके आए, वहाँ पर डाल दिए, और 16,000 जूते इकट्ठे हो गए, पूरा ढेर बन गया वहाँ पे। तो वो भी एक प्रतीक था उस नरसंहार का, जिसे बोलते हैं हम सेरेब्रेनिका नरसंहार के नाम से। आने वाले एग्जामों में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पक्का मान के चलो आएगा ही आएगा, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो इसी तरह के टॉपिक उठा लेते हैं थोड़ा सा। अब आप ही से पूछ लिया जाए कि सेरेब्रेनिका नरसंहार कहाँ हुआ था या कहाँ पर इसका प्रतीक बना है, तो आपका आंसर उसमें 4 रख देंगे, है ना। इटली, मैक्सिको, ब्राजील, जर्मनी, तो उसमें जर्मनी आपका सही होगा। या पूछ लेगा आपसे कि जो पिलर ऑफ सेम है उसका जो शिल्पकार थे उसका नाम क्या है, तो डेनिश शिल्पकार थे जिनका नाम है येंस गालसियोट। उसमें जो ऑप्शन होगा, जब आपको पता होगा तो आप लगा पाएंगे, अगर पता नहीं होगा तो आप कहाँ से लगा पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो के एक एक शब्द पर आप गौर करिए, उसको अच्छे से समझिए, और जो करंट की चीज़ें चल रही हैं पूरे विश्व में कहीं भी, तो उसको तो पढ़िए, लेकिन उसकी बैकग्राउंड को जरूर पढ़िए कि ये हुआ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण था, क्यों हुआ, और आगे क्या हो सकता है। तो जब माइंड खुला होगा तभी आप सोच पाएंगे इस तरह से। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।